हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अब देखेंगे क्या सॉल्युटिव क्या है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्या कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का डिफिनेशन देख लिए थे, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में देखे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोग देख लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या क्या तरीका है। तो उसको हम दो तरह से एक्सप्लेन किए, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किए। तो क्वालिटेटिवली तो हम डाइल्यूटेड और क्या बोलते हैं उसको कंसनट्रेटेड देखें, और क्वांटिटेटिवली जो है हम लोग 7 तरह का चीज़ देख लिए, और उससे रिलेटेड जितना भी टेस्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आइए हम लोग जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे इस वीडियो में सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी चीज़, खास करके कि जब भी सॉल्यूशन होता है तो उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, ठीक है। एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब आप समझिए कि कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, अगर सॉल्वेंट में डालते जाते हैं और उसको मिक्स कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूट उसमें घुलते जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल से मान लेते हैं, एक टेबल स्पून जो है हम लोग शुगर लेते हैं, उसको हम 1 लीटर पानी में हम लोग मिलाते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम लोग एक टेबल स्पून को 1 लीटर पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है। इसी तरह इसका चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो वो घुलते जाएगा, तो घुलते जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद क्या है कि अब उसमें मिल नहीं सकता है, तो वही इसको क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देखिए सॉल्युबिलिटी है क्या है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो डिजॉल्व होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिपेंड्स करता है ऑन फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर होना चाहिए, तो फैक्टर हम लोग सॉल्युबिलिटी जो 4 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा प्रेशर। तो ये 4 फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा क्या है, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ पे आपको ध्यान में रखते हुए सॉल्युबिलिटी को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन, और ख़ास करके लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन जो है 3 तरह का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, तीनों सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट का अंतर होता है। अगर मेरा सॉल्वेंट जो होता है अगर गैस हो, ठीक है, और सॉल्यूट जो होता है कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो हम क्या कहलाएगा, गैसेस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन कहलाना है तो लिक्विड के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। इसमें सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल क्या बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक उसी तरह अगर सॉलिड सॉल्यूशन हमको कहना है तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा। ये 3 चीज़ कोई हो सकता है। तो हम लोग जो है गैसेस सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे इस टॉपिक में।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो होगा हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट होगा लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होगा इसमें, तो सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस, ये हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक बार गैस को लिक्विड में मिलाएंगे और दूसरा लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, यानी कि एक बार सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे और दूसरा गैस को लिक्विड में मिलाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड को जब लिक्विड में मिलाते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का क्या नेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड को लिक्विड में मिलाने का बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सॉलिड को हम लोग लिक्विड में मिला रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या क्या सीखे, सॉल्युबिलिटी पढ़ना है तो इसका फैक्टर पे ध्यान देना है। ठीक है, फैक्टर 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं, एक नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, ये 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम बोले, सॉल्यूट में क्या होगा, सॉल्यूट में सॉलिड होगा, और लिक्विड में क्या होगा, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे पास बहुत सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में मिल जाता है। जैसे खास करके अगर हम सोडियम क्लोराइड जो बोले, एक साल्ट होता है, इसको हम लोग वाटर में मिलाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सॉलिड मेरे पास है, जैसे नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन, ठीक है, और एंथ्रासीन। तो नेफ्थलीन के बारे में तो आप जान रहे हैं, नेफ्थलीन क्या होता है, जो कपड़ा में डालने वाला गोली होता है वो होता है नेफ्थलीन। ये दोनों जो होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। तो अब देखिए ये भी सॉलिड है, ये दोनों भी सॉलिड होता है, लेकिन एक सॉलिड वाटर के साथ डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन दूसरा सॉलिड जो है वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो आखिर ये क्या है, तो दोनों हम लोग का नेचर यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका जो इसमें प्लस होता है Na+ Cl- होता है, और वाटर का भी जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, तो वाटर भी जो क्या होता है H2O, वो इस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस और माइनस जो है ये पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर क्या है, ये पोलर सॉल्यूट है। ठीक है, और ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। क्यों पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें चार्ज है। तो यहाँ पर जो होता है पोलर सॉल्यूट, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्या कि नेफ्थलीन जो होता है वो खास करके नेफ्थलीन जो होता है, नेफ्थलीन वो क्या होता है, वो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट। ठीक है, और वाटर क्या होता है, वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो पोलर सॉल्यूट होता है, पोलर सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। तो आखिर नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो किसके साथ डिजॉल्व होगा, तो ये डिजॉल्व होगा किसके साथ, ये होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हम सीख लिए क्या, कि जो यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड के साथ जब मिलने की बारी आएगी तो हमको 2 चीज़ पे ध्यान देना है। पहला कि अगर मेरा पोलर सॉल्यूट होगा, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट का नेचर भी आपको देखना है, पोलर सॉल्यूट, तो इसका डिजॉल्व किसके साथ होगा, पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा। और अगर मेरे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो उसका डिजोल्यूशन किसके साथ होगा, उसका डिजोल्यूशन जो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो आपको नेचर ध्यान रखना है सॉलिड और लिक्विड का दोनों, यानी कि अगर जब पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट के साथ ही डिजॉल्व होगा, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व होगा। बात समझ रहे हैं। तो इससे मेरा एक टर्म यहाँ से डिफिनेशन होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडली इन वाटर, लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन क्या होता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है। दूसरी तरफ से नेफ्थलीन जो होता है और एंथ्रासीन जो होता है वो किसके साथ डिजॉल्व होता है, बेंजीन के साथ डिजॉल्व होता है। और सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या, एंड शुगर डू नॉट। क्लियर हो गया यहाँ पर, यानी कि अगर नेफ्थलीन और एंथ्रासीन
अगर वाटर के साथ नहीं डिजॉल्व होता है तो बात यहाँ आता है किसके साथ डिजॉल्व होता है, तो ये डिजॉल्व होता है किसके साथ, ये दोनों डिजॉल्व जो होगा ये बेंजीन के साथ C6H6 के साथ ये डिजॉल्व होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है ये से दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को 4 टर्म के बारे में जानना है यहाँ पर। एक यहाँ पे टर्म डिसोल्यूशन दिया हुआ है, दूसरा टर्म यहाँ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर क्या है डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, और चौथा जो है हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले डिसोल्यूशन की बात करेंगे। तो डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर हम पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल दिए थे, क्या बोले थे कि अगर 1 टीस्पून जो है हम शुगर 1 लीटर वाटर में डालते हैं, फिर धीरे धीरे शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है डिसोल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का होता है वो धीरे धीरे क्या होता है लिक्विड में बढ़ते जाता है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई सॉल्यूट जब सॉल्यूट में डालते हैं तो सॉल्यूट क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है, और उसका कंसंट्रेशन क्या होता है इंक्रीज होता है, और इसको क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ से क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब सॉल्यूट को हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में डालते हैं, तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है कि सॉल्यूट के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ टकरा करके बाहर निकल जाता है। ये ध्यान रखना, यानी क्या बोले हम जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होता है सॉल्यूट जो होता है क्या होता है कभी कभी सॉल्वेंट के साथ टकरा करके उस सॉल्वेंट से यानी सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, वो क्रिस्टल बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में कोलाइड करता है और कुछ सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक ऐसा बीच का स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ऐसा स्टेज है ये बीच का स्टेज है, यानी कि बीच का स्टेज इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना सॉल्यूट पार्टिकल जो है डिसॉल्व होते जाएगा उतना सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा क्या सॉल्यूशन से बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होगा तो उसको हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन, और सॉल्यूट पार्टिकल जब सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ होते रहेगा तो क्या होगा उस स्टेज को क्या बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथ साथ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो हम लोग लिखेंगे कोई भी सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका है वो क्या है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसमें डबल हेडेड एरो देंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है कि एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। और इस केस में क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में ध्यान दीजिएगा कि कंसंट्रेशन किसका सॉल्यूट का और कंसंट्रेशन किसका सॉल्वेंट का, ये दोनों क्या होता है सेम होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पिछली बार बता चुके हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है, ठीक है, और वो कंटिन्यू जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा उसके बाद सैचुरेट नहीं हो पाएगा, यानी कि मिल नहीं पाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है a solution in which no more solute can be dissolved at a same temperature and pressure is called saturated solution, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूट जो होगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात आता है क्या कि हम लोग जो है फैक्टर की बात किए थे पहले, ठीक है। तो फैक्टर क्या बताता था, जो फैक्टर होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फैक्टर डिपेंड करता है 4 चीज़ पे, ठीक है। पहला फैक्टर बताए थे नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट टू सॉल्वेंट का नेचर तो देख ही लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखें
लाइक डिजॉल्व्स लाइक की बात की। लेकिन अब टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है खास करके हम लोग को यहाँ पे देखना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में हम जो कि पिछले क्लास में हम देख चुके थे क्या कि तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होता है? तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये बताता है कि हम लोग के पास दो रिएक्शन होता है, ठीक है। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? जहाँ हीट बाहर निकलता है। एक्सो मतलब हीट बाहर निकलना, और इंडो मतलब क्या बोले? हीट को अंदर देना। तो हीट का रिप्रेजेंटेशन केमिस्ट्री में क्या होता है? डेलेच बोलते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो इसमें हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो कह सकते हैं डेलेच निगेटिव हो सकता है, स्मॉल देन जीरो। और इंडोथर्मिक क्या देखें? डेलेच हीट हम लोग देते हैं तो ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ में हीट देते हैं, कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? वो ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीजेज होता है, लिख सकते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ से हीट निकलता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। ये दो बात हमको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बताता है, और ये दो बात पे आपको ध्यान में रखते हुए आपको जब भी सॉलिड को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो ये दो बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हीट निकल रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रहा है, लेकिन जैसे ही हम हीट देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। लेकिन हमको बात ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक में। तो एक्सोथर्मिक के केस में जब हीट निकलेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी कब कहलाएगा? जब मेरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों क्या होता है? आपस में मिलता है, उसको क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। लेकिन जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा तो कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होगा वो सॉल्यूशन से अलग होने का नेचर रखेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता चुके हैं। तो यही चीज़ आपको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो खास करके प्रेशर का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे तो प्रेशर का क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि उसको कह सकते हैं क्या? ये हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसके कारण प्रेशर जो होता है उसका इफेक्ट हम लोग को सॉल्युबिलिटी में नहीं पड़ता है। तो ये हम चार नेचर देख लिए, ये चारों नेचर को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या देखें? 2 मिनट देख लीजिए। तो हम इसका नेचर देखें सबसे पहले, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का 4 फैक्टर होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। तो सॉल्यूट का नेचर क्या देखें कि सॉल्यूट का नेचर क्या है? अगर पोलर होता है तो क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलता है, और नॉन पोलर होता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ मिलता है, जिसको लाइक डिजॉल्व्स लाइक कहते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको एग्जाम्पल ध्यान देना है कि सोडियम क्लोराइड वाटर में मिलता है, लेकिन नैप्थलीन एंथ्रासिन वाटर में नहीं मिलता है। लेकिन नैप्थलीन एंथ्रासिन वाटर में नहीं मिलता तो किसमें मिलता है? ये मिलता है बेंजीन में मिलता है, ठीक है। तो दोनों का नेचर ध्यान में रखना। और इसके बाद 4 टर्म देखें, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन क्या देखें कि कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इंक्रीज होता है सॉल्वेंट में, और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि सॉल्यूट का जो क्रिस्टल सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के साथ टकरा करके सॉल्यूट का पार्टिकल जो होता है बाहर निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ होता है, उसे क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उस समय का स्टेज को हम लोग इस तरह इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सैचुरेटेड क्या बोले? जिसमें और भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेट कर जाता है, यानी कि मिल नहीं पाता है। और अनसैचुरेटेड मतलब फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा? सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और इंक्रीज करते जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देखें? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में क्या देखें? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक देखें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो बताता है जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, और इंडोथर्मिक मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो अब हम देखते हैं क्या हम लोग सॉल्युबिलिटी का एक पार्ट हम देखें सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं, दूसरा पार्ट बचा हुआ है जिसको बोलेंगे गैस को लिक्विड में मिलाएंगे। और गैस को जब लिक्विड में मिलाएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आज जो हम लोग जो है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए सॉलिडिटी को गैस में मिलाते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट गैस को लिक्विड में जब मिलाएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, गैस, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो गया लिक्विड। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है तो इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को नेचर देखना है। जैसे हम लोग देखें ऑक्सीजन और एक गैस की बात करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, यहाँ गैस के रूप में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन को जब हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, और HCl को भी लिक्विड में डालते हैं, तो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम सॉल्यूबल होता है लिक्विड के साथ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस के रूप में यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसको जब लिक्विड के साथ डिजॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉलिडिटी होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ देखें क्या, दो तरह का गैस यहाँ पर है लेकिन दोनों का नेचर क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये नेचर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा सा मेनी गैस डिजॉल्व इन लिक्विड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स ओनली इन अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, वाइल HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है वो क्या होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और सॉलिडिटी जो है हम लोग इसको देखेंगे क्या, इस सॉलिडिटी जो होता है वो गैस एंड लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए नेचर तो देख लें, और सॉलिडिटी में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये ज़्यादा जो होता है गैस में अफेक्टेड होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये बताता है कि जब गैस का जो सॉलिडिटी होता है वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ये ध्यान देना है कि जब गैस का जो सॉलिडिटी होता है क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम लोग का गैस का सॉलिडिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि यहाँ पर जो है कि ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसमें लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, इसके ऊपर गैस है। अब देखिए ये बीच का जो फेज है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन फेज कहते हैं। तो देखिए गैस को जब लिक्विड के ऊपर डालते हैं और यहाँ पिस्टन जो है हम इसको कर दिए, तो पिस्टन से क्या हम इसको पैक कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो है बाहर लीक आउट ना करे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ पर कोई भी गैस को लिक्विड के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब गैस को लिक्विड के साथ मिलाएंगे तो गैस का जो कंपोनेंट होगा और लिक्विड का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन फेज में क्या होगा कि मिलने का कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि अभी कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। यानी कि अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि रेट ऑफ गैसेज पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सॉल्यूशन फेज में जो गैसेज पार्टिकल जो इन कर रहा है और जो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों क्या होता है वो सेम होता है, उसी को सॉल्यूशन फेज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसका वॉल्यूम यानी कि जैसे ही इस लिक्विड पे प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, तो देखिए पहले W1 यहाँ वेट था, यहाँ पर 3 वेट और बढ़ गया, तो वेट बढ़ेगा तो क्या ये जो पिस्टन है वो दबेगा, जब दबेगा तो देखिए क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन फेज है, ये दोनों का फेज जो है वो सेम है, लेकिन क्या चेंजिंग दिखा कि वॉल्यूम का जो ये वॉल्यूम है गैस का और ये वॉल्यूम जो गैस का है वो दोनों वॉल्यूम गैस का क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज कर गया कंप्रेस करने के बाद, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट ऑट विच द गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू इंटर इट। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या चीज़ हुआ, नहीं सॉरी वॉल्यूम घट गया तो क्या हुआ, तो देखिए इसका कंपोनेंट जो गैस का था और यहाँ पे गैस का कंपोनेंट था, दोनों क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी कि कंपोनेंट गैस का बढ़ गया। कैसे, वॉल्यूम को घटने से। अब जब वॉल्यूम घटने से गैस का जो कंपोनेंट बढ़ गया तो क्या होगा कि जो गैसेस पार्टिकल का होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन फेज पे स्ट्राइक करेगा बहुत जोर से, और जब स्ट्राइक करेगा तो इस तरह स्ट्राइक करेगा कि लिक्विड में जाकर के मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सॉलिडिटी जो गैस का होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और एक नया इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा जिसमें क्या होगा कि गैस जो होगा
अबव द सॉल्यूशन एंड द सॉल्युटिव क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखिए, यानी कि जैसे ही कंपोनेंट बढ़ गया वॉल्यूम को बढ़ाने से, ठीक है, वॉल्यूम को क्या करना है, जैसे ही वॉल्यूम घटा तो गैस का कंपोनेंट बढ़ गया, और गैस का कंपोनेंट बढ़ गया तो सॉल्युटिव क्या हो गया मेरा, इंक्रीज कर गया। तो इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट को हेनरी जो है अपने लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, और यही चीज़ को आगे जाकर हम लोग हेनरी लॉ बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए हेनरी का क्या कहना है। तो जैसा कि अभी आपको बताएंगे, जैसे ही कंपोनेंट बढ़ गया गैस के अंदर तो क्या हुआ, इसका सॉल्युटिव इंक्रीज कर गया। यानी कि जितना ज़्यादा गैस का कंपोनेंट बढ़ते जाएगा तो सॉल्युटिव बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए हेनरी क्या कह रहे हैं कि हेनरी जो है ये फर्स्टली जो है एक रिलेशन दिए किसके बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में दिए। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सॉल्युबिलिटी होगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो बाद में जो है क्या किए, ये बोल रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला रहा है, हेनरी लॉ कहा जा रहा है। यानी कि ये लॉ क्या बता रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है कि ये लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है, जो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को कौन बोल रहे हैं, हेनरी साहब बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाद में डाल्टन जो है उन्हीं का कॉन्टेम्पररी है, और उनका भी जो है कॉन्सेप्ट वही है। यानी कि वो भी बोल रहे हैं क्या, सॉल्युबिलिटी जो गैस का होता है लिक्विड में, वो फंक्शन ऑफ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाद में क्या बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर दे रहे हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर कोई भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कंसंट्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन में 4 बात आपको याद दिलाएं, तो वो चारों बात आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात उसमें बताएं क्या, कि मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जहाँ भी हम लोग प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट को उसको एलिमिनेट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू KH(x). अब ये जो KH जो कांस्टेंट आया, इस KH को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया ना, कि ये P इक्वल टू KH(x) यहाँ पर क्लियर हो गया। और यहाँ से एक बात यहाँ ध्यान दिया जाए कि KH जो होता है हमेशा क्या होता है, एक फंक्शन होता है किसका, ये KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस होता है। ये आपको बात ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, नेचर ऑफ गैस का फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर KH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KH इक्वल टू P/x लिख सकते हैं। और जैसे ही P और x के बीच में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, P और x के बीच में जो आपको ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इधर प्रेशर है और इधर मोल फ्रैक्शन है, तो कैसा ग्राफ बन रहा है, लीनियर ग्राफ बन रहा है। ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ग्राफ जो होता है P और x के बीच में क्या होता है, एक लीनियर ग्राफ जो होता है ओरिजिन से पास करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे KH और x की बात करेंगे, तो अभी KH का इंपॉर्टेंट बात ये पढ़े कि KH जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो KH क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर KH इंक्रीज होगा तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो KH अगर इंक्रीज करेगा तो x क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। x क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। जब KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा मेरा, घटेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। और KH घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भाई तो KH भी मेरा बढ़ रहा है, अगर KH बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो KH का वैल्यू घटेगा, और जब KH घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यही जो यहाँ पे नेचर ऑफ गैस की बात कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हायर द वैल्यू ऑफ KH,
एट द गिवन प्रेशर द लोअर क्या होगा, सॉलिडिटी होगा, ठीक है, ऑफ द गैस इन द लिक्विड। और इसको जो हम लोग टेबल से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो देखिए टेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल में देखते जाते हैं क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन का केस देख रहे हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो टेम्परेचर क्या है 293 और नाइट्रोजन का टेम्परेचर क्या है 303, यानी टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो सॉलिडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो सॉलिडिटी क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो देखिए अभी हम देखें क्या, केज जो है वो टेम्परेचर फंक्शन है, और केज दूसरे तरफ से क्या देखें कि केज को अगर हम सॉलिडिटी से बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है क्या, P/X होता है। तो देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ा तो केज बढ़ा, और जब केज बढ़ गया तो सॉलिडिटी क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा। और यही रीजन है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में ही रहना पसंद करते हैं रेदर देन वार्म वाटर। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो भी मछली वगैरह जो रहते हैं वो गर्म पानी में रहना बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्यों, आप सोचिए, जब गर्म पानी होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो मोलरिटी क्या होगा, मतलब मोलरिटी बोल रहे हैं सॉलिडिटी क्या होगा, घट जाएगा, सॉलिडिटी घटेगा। अब जब सॉलिडिटी घटेगा तो अब ये बताइए कि ऑक्सीजन गैस का जो सॉलिडिटी होगा लिक्विड के साथ, ठीक है, वो क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और यही रीजन है कि बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल जो होता है वो क्या होता है, वो वार्म वाटर में नहीं रहता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रीजन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइए